हाँ नहीं, रन रेट की बात जहां तक आप कर रहे हैं, तो चूंकि हमारा साइज ही बहुत छोटा है, 2.5-3 ट्रिलियन डॉलर के, हम है तो हम 5%, 5.5-6% पे हम खुश हो सकते हैं, और यूएस 25-27 ट्रिलियन डॉलर, तो वो 1.5% भी बहुत बड़े साइज में है, तो वो एक कंपैरिजन एक डिफरेंट है। शुभमन सर, चूंकि आपकी बात को दो लोगों ने कॉन्ट्राडिक्ट किया, अब मैं आपके सामने एक पिक्चर रखता हूं, फिर आप जवाब दीजिए। ये लोग ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन नीचे आ रहा है, 4.7% है सीपीआई, जीडीपी ऊपर जा रही है, इंटरेस्ट रेट पॉज हो गए, अब हो सकता काट भी दें, और एफआई जम के बाई कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल एक वर्चुअस सर्किल जैसी सिचुएशन है कि जबरदस्त हर तरफ मतलब हरियाली हरियाली है। कैपेसिटी जो है यूटिलाइजेशन वो 75 पार करके, जहां पे फिर कैपेक्स की बात आ जाती है। ये तस्वीर आपको कैसी लग रही है? देखिए, नंबर्स जो है सच में अच्छे हैं, मैं भी मानता हूं। मेरा पॉइंट ये है कि ग्रोथ, जैसे इंडस्ट्री की बात हो रही थी और अच्छी बात कर रहे थे आप दोनों ही, कि इंडस्ट्री में जब ग्रोथ हो रहा है तो वो ग्रोथ जो फाइनल कंज्यूमर का, वो कहां से आएगा? या तो एक्सपोर्ट से, एक्सपोर्ट बूम होगा, या डोमेस्टिक कंजम्पशन से। डोमेस्टिक कंजम्पशन, एक्सपोर्ट बूम का चांसेस कम ही है, वो उसमें हम लोग सारे सबका मोरलेस पॉइंट ऑफ व्यू एक ही है। तो फिर डोमेस्टिक कंजम्पशन से ही आएगा। डोमेस्टिक कंजम्पशन में इनकम शिफ्ट, जिससे कहते हैं बॉटम ऑफ द पिरामिड ही नहीं, इवन इन द मिडल ऑफ द पिरामिड में भी, जिसकी जिक्र आप कई बार कैसे बहुत प्रोग्राम में कर चुके हैं, कि उनके पास परचेजिंग पावर शिफ्ट हो रहा है, इसका अभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स नहीं है। डॉक्टर जोशी रन सम वेरी ब्रिलियंट एनालिसिस, एंड उनके क्रिसिल के ही बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं जिसमें ये चीज का अभी तक हमें नहीं मिल रहा है। फॉर इंस्टेंस, अगर इंडस्ट्री, अगर परचेजिंग पावर, फॉर इंस्टेंस अगर सॉफ्टनिंग कर रहे हैं क्या अपने प्रोडक्ट्स में, अपने प्राइस लेवल्स को कम कर रहे हैं क्या, अपने कंज्यूमर्स को पुश करने के लिए क्या क्या कदम उठा रहे हैं, अगर वहां से अगर कंज्यूमर्स को फायदा मिल रहा है, तब कंज्यूमर्स परचेज करेंगे। क्योंकि आप जब कहा जा रहा है कि हम दुनिया से समवॉट डिसएंगेज्ड हैं, हम हमारे तरीके से ही चलेंगे, तो हमारे तरीके से कैसे चलेंगे? कंज्यूमर्स बाई करेगा तभी ना। अब देखिए, जीडीपी का एक बहुत बड़ा आंकड़ा जो वेरी डिस्टर्बिंग हमेशा रहता है, वो अभी भी है कि प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इट इज वेरी वीक। इसका क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि अभी भी कंज्यूमर्स में वो कॉन्फिडेंस नहीं आया है, और कंज्यूमर्स के पास कॉन्फिडेंस ना आने का एक वजह है कि इनकम लेवल्स में जो चोट आया था पैंडेमिक की वजह से, उसके पहले भी जो बहुत सारा जरूरत भी था, जो रिफॉर्म्स वगैरह किया गया था, वॉट एवर द इम्पैक्ट, वॉट एवर द रीजंस, उसकी वजह से कंज्यूमर्स में वो इनकम नहीं है। तो कंज्यूमर्स में वो इनकम आने के लिए देन इंडस्ट्री हैज टू देन शेयर सम पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विद द कंज्यूमर्स। मैं वो चीज देखना चाहता हूं, अगर वो चीज अगर हो रहा है और अगर दिख रहा है एंड इंडस्ट्री इज टेकिंग दैट स्टेप, तो फिर जरूर ये वाला जो हमें जो ब्राइट स्पॉट है, ये ब्राइट स्पॉट बहुत ज्यादा ब्राइट बनेगा। बट अगर उस चीज में अभी भी है कि प्रॉफिट इज गोइंग फास्टर देन वेज ग्रोथ, तो कंसर्न है। एंड सच में वो डेटा है कि प्रॉफिट इज ग्रोइंग फास्टर। तो अगर हम एक्सपोर्ट से हमारा अगर ग्रोथ नहीं आएगा, हमारे कंज्यूमर अगर ग्रोथ नहीं, कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, मास प्रोडक्शन में अभी भी वीकनेसेस हैं, तो ये जो राइज हो रहा है, ये राइज बहुत ज्यादा सस्टेनेबल टाइप का नहीं है। जिसलिए आई थिंक डॉक्टर जोशी का मैं शाम को ही देखा था, आई थिंक देयर एस्टिमेट फॉर जीडीपी नेक्स्ट फिस्कल इज अभी भी 6% ही है, उससे ज्यादा नहीं है। एंड उसका वजह वेरी क्लियरली है कि ग्रोथ, अपसाइड टू ग्रोथ इज कि आने के लिए। जोशी सर, आपकी 6% है क्या आपके अगले साल के लिए? सर अनम्यूट करिए जोशी सर। हमारा फोरकास्ट 6% है अभी भी, और उसका दो मुख्य कारण है कि क्यों स्लो डाउन अगले साल आएगा। एक तो यह है कि ग्लोबल एनवायरनमेंट में जो वीकनेस दिखाई दे रही, ग्रोथ रोटेशन हो रहा है। चाइना का ग्रोथ ऊपर है, और यूरोप और यूएस जो हमारे मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, उनका ग्रोथ कम है। तो उसका फिर जो इस तरह का ग्रोथ रोटेशन जो यूरोप और यूएस से चाइना की तरफ है, वो हमें ज्यादा सूटेबल नहीं है, क्योंकि हम चाइना को एक्सपोर्ट नहीं करते हैं ज्यादा। एक तो कारण वो है, तो उसका असर
थोड़ा इंटरकनेक्टेड हैं हम सब, तो एक्सपोर्ट्स पे और एक्सपोर्ट्स के थ्रू मैन्युफैक्चरिंग पे पड़ेगा। दूसरा यह है कि आरबीआई ने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं उनका वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए है, और इन्फ्लेशन तभी कंट्रोल में आता है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जब ग्रोथ नीचे आती है। तो ऑब्वियसली लैग्ड इम्पैक्ट थोड़ा सा इकोनॉमी पे भी दिखाई देगा। तो इवन 6% कोई इस जो ग्लोबल अभी जो स्थिति है उसमें 6% कोई खराब एस्टिमेट नहीं है। ये तो एक्चुअली G20 में इंडिया विल बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, एंड ऑन अ हाई बेस ऑफ 7.2% यू आर ग्रोइंग एट 6%। तो ये ग्रोथ 6 होगा कि 6.5 होगा, ये तो रिवीजन बाद में चलते रहेंगे, बाद में पता चलेगा, हमें साल भर के बाद पता चलेगा कि एक्चुअली ग्रोथ क्या हुआ था। पर 6 हो चाहे 6.5 हो, दोनों ही अच्छा परफॉर्मेंस है इस एनवायरनमेंट में। सीए साहब तो कह रहे हैं 6 से ऊपर जाएगा ही। हाँ, जा सकता है। मैं जैसा आप देख रहे हैं कि एस्टिमेट्स रिवाइज होते हैं, तो वो अभी ये कह पाना कि पूरे साल कैसा रहेगा, ये कई सारे ग्लोबल पहले भी बता मूविंग पार्ट्स हैं। तो अभी हमें अपनी जो असेसमेंट है उसको रीट्वीक करता रहना पड़ेगा साल भर। हाँ, ये तो खैर ये बात आपकी सही। बहुत सारे इवेंट पैन आउट होने हैं अभी, पता नहीं क्या कहाँ से क्या चीज़ निकल के आ जाए। एक जो अभी ये तो हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, अंदर के नंबर हैं कि कहाँ कैसे किसकी ग्रोथ। अब थोड़ा बिग पिक्चर पे आते हैं सर। जो अभी सुमो जी ने कहा ना कंजम्पशन वाले नहीं, अब इसमें देखिए एनुअलाइज नंबर फाइनल जो प्राइवेट कंजम्पशन है वो 7.5% है 11.2 के सामने YOY, और गवर्नमेंट वाला 0.1% है। क्वार्टरली थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है गवर्नमेंट का, लेकिन एनुअलाइज में बहुत नीचे है वो। क्या ये मेरा सवाल उन्नी कृष्णन जी और सुनील जी से, और बाकी सबसे भी अपने अपने तरह से आप जवाब दीजिए। मेरा एक सवाल ये है कि हमने ये देखा है प्रैक्टिकली कि जो मास प्रोडक्ट हैं वहाँ ग्रोथ नहीं है, इसको कोई डिनाई कर नहीं सकता है, नंबर्स हैं ये सब। प्रीमियम सेगमेंट में बहुत अच्छी ग्रोथ है। तो ये नंबर ये थोड़ी बताते हैं कि कौन सी चीज़ ज़्यादा बिक रही, कौन सी चीज़, वो तो जोड़ के एवरेज करके आपको धर दिए गए सामने। ये नंबर इसलिए जो बात सुब्बो जी कह रहे हैं कि लोगों के पास क्या डिमांड जनरेट करने के पैसे हैं क्या। अब जैसे इन्फ्लेशन नीचे गिर रहा है तो एक डिफ्लेटर है, ये इट्स नॉट अ वेरी गुड सिचुएशन फॉर जीडीपी। अब बताइए उन्नी कृष्णन जी। आपको थोड़ा दूसरे चीज पे भी नजर डालना पड़ेगा ये आंसर मिलने के लिए। हाँ। पहले ये चीज है कि बहुत टाइम के बाद में इन्फ्लेशन एकदम कंट्रोल पे है। हाँ। और अपना फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन तकरीबन $600 बिलियन पहुंच गए हैं, मतलब इकोनॉमिक सेफ्टी। और एक बात है कि पिछले साल उन्नी सर एक छोटा सा इसमें पॉइंट जोड़ दो, फिर आप कंटिन्यू करिएगा। बताइए। मैं जब घर से बाहर निकलता हूं तो मुझे कहीं इन्फ्लेशन कम होता हुआ नहीं दिखता, लेकिन नंबर 4.7 दिखता। ये कैसे चमत्कार होता है, ये भी समझाइएगा, बताइए। मैं आपको बताता हूँ ना, अब तक पहुंचा नहीं उधर, क्योंकि जो तरीके से कमोडिटी प्राइस जिसका असर होना चाहिए, स्टील का भाव एक साल पहले तकरीबन 75,000 रुपया एक टन का था, आज का दिन में 60,000 आके रुका है। कॉपर का प्राइस गिरा है। virtually every larger material item prices come down, but the orders which are on hand are going to be executed at the old cost. बट नए जब आ जाएगा, अभी जो कॉस्टिंग में डालने वाला है, आज का नंबर जब डाल के आ जाएगा, मैं आपको ये वादा देता हूं कि many items which are in the durable sector, many other sectors, the prices are going to stabilize or come down. It is not going to go up. Whereas post-COVID time, you've seen a sudden rise despite no demand happening, whatever is the reason for it. So there is a stability already prevailing in the commodity prices, which you have not seen for almost 24 months in this country or in the world, let me say that way. So there is a stability. And with the further reduction of economic activity in America, in Europe, specifically the manufacturing oriented country like Germany, I would presume that the demand for commodity is going to be lower than the previous year. So इसके मुताबिक क्या हो जाएगा, आपका commodity price और भी कम हो सकता है। तो मेरा ये clarity है, with all this kind of numbers, you are going to see, don't get unduly worried about food prices are not to be controlled by the industrial way of calculation or economic way of calculation. A lot more of minimum support price MSP makes a lot of role in that front, and seasonal price variations would happen there. I don't want to talk about that. But there again,
जो तरीके से आपने ही बताया कि अपना सबसे अच्छा एक क्वार्टर में क्या हुआ कि एग्रीकल्चर, फिशरीज रिलेटेड एरियाज में हमारा ग्रोथ बियॉन्ड प्रेडिक्शन हो चुका है, और मानसून का प्रेडिक्शन भी पॉजिटिव है। पहले ऐसा बोला कि एलिनो का इंपैक्ट होने वाला है, बट अभी सब बताते हैं इंक्लूडिंग IMD, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल एजेंसी से दैट इंडिया में ओवरऑल पुट टुगेदर बारिंग सर्टेन रीजन्स एवरेज के ऊपर हमारा बरसात भी गिरने वाला है, एग्रो इकोनॉमी हमारा बढ़ने वाला है, तो काय के लिए प्राइसेस बढ़ने का क्या जरूरत है। और 2-3 चीज और मेरे को बताना चाहिए कि आप देखो कि GST कलेक्शन सबसे जितना एक साल पहले 1.5 लाख कोटी रुपया अगर कलेक्शन होता हम तालियां बजाते थे। आज का दिन में आप देख लीजिए 180 हो गया हमारा कलेक्शन, आगे जाके उससे भी आगे बढ़ने वाला है, और फिस्कल डेफिसिट हमने कंट्रोल कर चुका है। क्रूड का प्राइस एकदम स्टेबल है, शायद नीचे आ रहे। पिछले साल में ऐसे ही बढ़ के जब बात कर रहा था उसी टाइम हमारा डर था कि $110 होगा, उससे 125 होगा, अभी स्टेबल है। तो डिमांड तो उतना बढ़ने वाला है नहीं। तो ऑल दिस पुट टुगेदर आई वुड से दैट let us not take the global economic calculations to say what is going to happen in India. And I want to repeat it that way. We are a consuming economy. On an average, 65+% of Indian GDP or economy. 19 सर, क्या ऐसा तो नहीं कि हम सस्टेन्ड नंबर को हाई फ्रिक्वेंसी नंबर से कंपेयर कर रहे हैं? ये जो मेटल प्राइसेस आपने बताया ये बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं। जैसे अभी भी प्री कोविड लेवल से डॉक्टर कॉपर जी ऊपर हैं। आयरन ओर के प्राइसेस अभी पिछले 2 महीने में काफ़ी गिरे हैं, चाइना का डेटा बता रहा है, लेकिन वो फिर एकदम से बढ़ के आ जाते हैं। तो ये ऐसा तो नहीं, मुझे मतलब जस्ट फॉर एकेडमिक क्वेश्चन, कि ये बहुत हाई फ्रिक्वेंसी डेटा को हम कंपेयर कर रहे हैं सस्टेन्ड नंबर से। मैं जो कंपेयर कर रहे हैं हाई फ्रीक्वेंसी से नहीं ले रहा, मेरा तो पीरियड ऑफ कंपैरिजन इज मे बी ट्रेंड एनालिसिस बीइंग डन। जो तरीके से ट्रेंड अभी नीचे जो आ रहे हैं वो कंटिन्यू होने वाले हैं। मैं ये भी बताता हूं कि शायद आपको अगले क्वार्टर में जब बैठेगा आप मेरे से पूछ सकता है भाई आपने जो बताया ऐसा नहीं अभी ऊपर बढ़ गया, मैं आपको बताऊंगा 2 क्वार्टर के बाद में नीचे आ जाएगा जरूर। तो जो इकोनॉमिक प्ले है ऑफ मनी विच इज कमोडिटी प्राइस मैनिपुलेशन, उसके मुताबिक हम ना जाए। बट ओवरऑल आपको यही देखना चाहिए कि मेरा ख्याल से इसके अलावा और एक चीज हम फैक्टर नहीं किया है कि इलेक्शन ईयर है, अगले साल में इतनी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होने वाला है, तो क्यों नहीं होगा आपका इधर का ओवरऑल गवर्नमेंट एक्सपेंसेस आर गोइंग टू आल्सो इंक्रीजिंग विद द फिस्कल डेफिसिट अंडर कंट्रोल, दे विल बोरो मच मोर। तो ओवरऑल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अगले साल का ही देखेगा अच्छा होने वाला है। मेरा ये राय है कि उसके आगे के साल में भी अच्छा होने वाला है, क्योंकि मेरे पास जो नंबर्स है, फैक्टर्स जिसके मुताबिक मैं कैलकुलेट करेगा, आप देख लीजिए जो इकोनॉमी के पास तकरीबन $600 बिलियन की फॉरेन करेंसी है, हम कुछ भी कर सकता है आज का दिन में। तो आई एम श्योर द इंडियन इंडस्ट्री एटलीस्ट व्हिच आई एम रिप्रेजेंटिंग, आई कैन टेल यू ओवरऑल मूड इज वेरी पॉजिटिव। बट हम सबका वी आर ऑल वेरी कॉशियस कि जो कैपेसिटी लगाएगा 1 साल के लिए थोड़ी लगा रहा हूं। अगर स्टील की कैपेसिटी बढ़ाओगे, नया प्लान लगाओगे, हम कम से कम 10 साल के आगे सोच के करेगा। उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ने देना 1 साल के लिए, अभी तो कम होने वाला है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट फंडामेंटली द कैपेसिटी क्रिएशन, आई रियली मीन इट।